कभी गरीब समीर उरांव का सबसे बड़ा सपना था चपरासी बनना। ईमानदारी और संगठन के प्रति समर्पण ने बना दिया एसटी मोर्चा का राष्ट्रीय अध्यक्ष और सांसद। खेत खलिहान से निकलकर रांची आने और पढ़ाई पूरी करने के बाद विधायक बनने तक का सफर रहा कंटीला। बिशुनपुर का ये युवक अब बन गया है आदिवासी जनजातीय समाज का इंसाइक्लोपीडिया। अंदर ज्ञान का खजाना कितना बड़ा है बगैर लंबी बातचीत किए आप नहीं समझ सकते। नमस्कार, आजाद सिपाही विशेष में आपका स्वागत है। मैं हूं राकेश सिंह। भाजपा एसटी मोर्चा के राष्ट्रीय अध्यक्ष सह सांसद समीर उरांव की आदिवासी समुदाय के बारे में गहरी समझ है। झारखंड के गुमला जिले के बिशुनपुर जैसे सुदूरवर्ती गांव में पले बढ़े और प्रारंभिक शिक्षा पाने के बाद आज यूं ही वो एसटी मोर्चा के राष्ट्रीय अध्यक्ष की कुर्सी तक नहीं पहुंचे हैं। सहज, सरल और ऊपर से बिल्कुल शांत दिखने वाले समीर उरांव के रोम रोम में आदिवासी जनजातीय समाज की विशेषताएं समाई हुई हैं। गुमला से निकलकर राज्यसभा के माध्यम से दिल्ली तक की संसद तक पहुंचने के बाद भी जनजातीय रीति रिवाज, भाषा, संस्कृति और परंपरा के वाहक हैं। उन्हें इस बात की गहरी समझ है कि जनजातीय समाज के समक्ष आज किस तरह की परिस्थितियां हैं, चुनौतियां हैं, समस्याएं हैं और उनका हल कैसे निकल सकता है। एसटी मोर्चा के राष्ट्रीय अध्यक्ष बनने के बाद से ही वो लगातार संगठन को धार देने में जुटे हुए हैं। वो लगातार उन राज्यों का दौरा कर रहे हैं जहां आदिवासी जनजातीय समाज की जनसंख्या ज्यादा है। कोरोना जैसी महामारी के बीच भी वो लगातार कभी दिल्ली तो कभी महाराष्ट्र, कभी मध्य प्रदेश तो कभी छत्तीसगढ़ के सुदूरवर्ती इलाकों का सघन दौरा कर रहे हैं। संगठन को मजबूती देने के इरादे से उन्होंने दिल्ली स्थित अपने आवास को संगठन की गतिविधियों का केंद्र बनाया है। यहीं पर उनसे आजाद सिपाही के विशेष संवाददाता राकेश सिंह यानी मैंने मुलाकात की। मुलाकात के दौरान जनजातीय समाज की बुनियादी जरूरतों, आवश्यकताओं, प्राथमिकताओं और उनके समाधान के बिंदु पर लंबी बातचीत हुई। प्रस्तुत है उस बातचीत के प्रमुख अंश। मेरा पहला सवाल, जिस जनजातीय समाज के उत्थान के लिए आपको एसटी मोर्चा के राष्ट्रीय अध्यक्ष की जिम्मेदारी सौंपी गई, उनकी अनुमानित संख्या कितनी है? ये इसलिए क्योंकि ये बार बार कहा जाता है कि झारखंड जैसे आदिवासी बहुल राज्य में आदिवासियों की संख्या में लगातार गिरावट दर्ज की जा रही है। निश्चित रूप से देश भर में जनजातीय जो संख्या है वो आज 2011 की जनगणना को माना जाए तो लगभग 10.5 करोड़ की संख्या आबादी है। परंतु उस समय जनगणना के समय कई त्रुटियां थी जिसके कारण पूर्ण रूप से उनकी संख्या इस जनगणना के अंदर आ नहीं पाया। लगभग अनुमानित कह सकते हैं कि 12 करोड़ के आसपास पहुंच गई होगी। मैंने दूसरा सवाल किया, इतनी बड़ी आबादी के उत्थान विकास के लिए केंद्र सरकार की तरफ से किस तरह के प्रावधान किए गए हैं? मैं आपको बताना चाहता हूं कि निश्चित रूप से आज़ादी के बाद जब लोकतांत्रिक व्यवस्था जब बनी उस समय जनजातियों के लिए कई प्रकार के संवैधानिक प्रावधान भी किए गए। उस प्रावधान के अनुसार यदि आज देश भर के हर कोने की जनजाति जहां लिस्टेड हैं, नोटिफाइड हैं, उन लोगों की जो हालात की अगर चर्चा की जाए तो उसके अनुसार अभी भी उनके उन्नति, प्रगति, समृद्धि के लिए जो योजना होनी थी वो नहीं हो पाई थी। लेकिन इधर मैं कह सकता हूं कि पिछले 7 वर्षों में यानी देश के यशस्वी प्रधानमंत्री आदरणीय नरेंद्र भाई मोदी जी ने जब से देश की बागडोर संभाली
तब से कई प्रकार के रचनात्मक विकास के आयाम प्रारंभ हुए हैं। उससे हालात थोड़ा ट्रैक पर आया है। मैं यह बताना चाहता हूं कि पिछले दिनों जनजातीय समुदाय के लोगों को केवल उलझाने और भरमाने का ही कार्य होता रहा। कोई भी रचनात्मक विकास के योजना नहीं बनाए गए, जिसके कारण उसकी हालात वैसी की वैसी बनी हुई थी। हम भौगोलिक दृष्टि से हम चलते हैं लेह लद्दाख की ओर। वहाँ भी हमारे बहुत संख्यक रूप में वहाँ पर जनजातीय समुदाय रहते हैं। आज अगर लेह लद्दाख को एक केंद्र शासित प्रदेश के रूप में हम देख रहे हैं, तो लगभग वहाँ जो है, जो मैं देखा हूँ, आंकड़ा तो मैं नहीं देखा हूँ, लेकिन मुझे अनुभव है कि 80% वहाँ जनजाति वहाँ है। और उन दिनों में दुर्गम क्षेत्रों में जो जनजातियों के लिए जो विकास के योजनाएं होनी चाहिए थी, वो पहुँचा ही नहीं। कई कारण हैं, चाहे वहाँ 370-35A का प्रोविजंस के कारण देश के जो संवैधानिक जो प्रावधान है, उसके आधार पर वहाँ उन योजनाओं को जनजाति के लिए, चाहे संवैधानिक रूप से कई प्रकार के जो प्रावधान हैं, चाहे कॉन्स्टिट्यूशनल लॉ ऑफ पॉइंट की दृष्टि से देखिए या तो कस्टमरी लॉ के हिसाब से भी देखिए, तो भी वहाँ पर कोई प्रोविजंस वैसे हो नहीं पाए थे, जिसके कारण वो लोग विषम परिस्थितियों में, अभावग्रस्त स्थिति में वहाँ जिंदगी जीना पड़ता था। आज वहाँ बहुत तेजी से भारत सरकार के जनजातियों के हित में जो योजनाएं हैं, या तो अन्य प्रकार के भी जो विकास की योजनाएं हैं, वो अब सीधा वहाँ पर प्रत्यक्ष रूप से वहाँ पहुँच रहा है, जिससे लोग लाभान्वित हो रहे हैं। उसी प्रकार से आप नॉर्थ ईस्ट की ओर चले जाइए, तो 7 सिस्टर स्टेट आज कहते हैं, उसके नाम से जाने जाते हैं। तो ये 7 सिस्टर स्टेट्स जो है, देश भर के हर जगह के जो है जनजातीय समुदाय से एक डिफरेंट ही वहाँ पर जनजाति का माहौल है, इन्वायरमेंट्स है। फिर भी भौगोलिक दृष्टि से वहाँ विषम परिस्थितियाँ थी, लेकिन वहाँ के लोगों ने एजुकेशन की दृष्टि में स्वयं के दृढ़ इच्छा शक्ति, प्रयास, और उन लोगों ने समय पर जो देश भर में, दुनिया भर में जो है एक कंपटीशन का जो दौर चल रहा है, प्रतियोगिता का जो दौर चल रहा है, उसको समझते हुए शिक्षा के क्षेत्र में उन लोगों ने थोड़ा जागरूक होकर के आगे बढ़ा है, जिसके चलते लोग सेंट्रल जो सर्विस जो है, उसमें कई जगह उन लोगों ने अपना स्थान पाया है। परंतु नॉर्थ ईस्ट में पिछले आज़ादी के बाद से उस क्षेत्रों में जो विकास होने थे, वो विकास की किरणें ठीक ढंग से, जो जंगल पहाड़ों में रहते हैं, उनके लिए स्पेशल पैकेजेज भी कभी कभी प्रोविजंस किए जाते थे, उन सारे चीज़ें वहाँ पर पहुँच नहीं पाता था। लेकिन मैं बार बार कह रहा हूँ कि पिछले 7 वर्षों में, और उसके पहले 5-6 वर्ष अपने श्रद्धेय अटल बिहारी वाजपेयी जी की जब सरकार थी, उस समय भी कई चीज़ें वहाँ पर प्रारंभ हुई। और अभी जो है 7 वर्ष के अंदर देश के यशस्वी प्रधानमंत्री आदरणीय नरेंद्र भाई मोदी जी ने, चाहे रोड कनेक्टिविटी हो, एयर कनेक्टिविटी हो, बिजली की बात हो, चाहे वहाँ के लोगों के लिए जो भारत सरकार ने जो देश भर के लोगों के जो प्रावधान किया गया है, प्रधानमंत्री आवास हो,
उज्ज्वला गैस योजना हो, जनधन की योजनाएं हो, ऐसे कई समाज के अंतिम इकाई तक जो चीज़ें होनी चाहिए यह चीज़ वहाँ पर पहुँच रहा है। अब लोग जो है ये रोड कनेक्टिविटी, एयर कनेक्टिविटी के कारण, बिजली के कारण जो है अब जो है चाहे कृषि के क्षेत्र में काम कर रहे हो तो थोड़ा आधुनिक जो उपाय है उसके अनुसार कर रहे हैं। अभी जो है लोगों को कहीं जाना पड़ रहा है, व्यवसाय की दृष्टि से भी कहीं अपने उत्पादित वस्तु को ले जाना पड़ रहा है तो सड़क कनेक्टिविटी के कारण जल्दी से पहुंच करके अच्छे बाज़ारों तक पहुंच पा रहे हैं। कहने का मतलब है कि उस क्षेत्र में भी विकास अब हो रहा है। अब हम चलते हैं दक्षिण की ओर। दक्षिण की ओर जो है हमारे जनजाति समुदाय जहाँ कहीं भी हों, पहले ज़्यादातर वहाँ पर जो है घुमंतु जाति के नाम से, बंजारा के नाम से जाने जाते थे, लेकिन बाद के दिनों में जनजाति सूची में उन लोगों को भी शामिल किया गया। इसके बाद से चीज़ें कुछ आगे बढ़ी है। अगर शिक्षा के बात की जाए तो थोड़ा शहरी क्षेत्रों में शिक्षा बढ़ा है, लेकिन वहाँ भी ग्रामीण क्षेत्रों में, चाहे कर्नाटक के सुदूरवर्ती गांव हो, चाहे वो तेलंगाना का कुछ क्षेत्र हो, आंध्र का जो है पूरा उड़ीसा का जो बॉर्डर है जो कि पूरे जंगल पहाड़ से ही घिरा हुआ है, उन क्षेत्रों में भी शिक्षा की कमी के कारण आगे लोग नहीं बढ़ पाया है। लेकिन मैं बताना चाहता हूँ कि मैं बार बार बोलता हूँ, बोलते थकता नहीं हूँ। देश के यशस्वी प्रधानमंत्री जी ने ऐसे सारी चीज़ों को देखते हुए देश की जनजातियों को जब आगे बढ़ाना है तो उसके लिए ठीक ढंग से शिक्षा की व्यवस्था होनी चाहिए, ताकि वो शिक्षित होकर के देश भर की परिस्थितियों को, नियमों को, विषयों को समझ करके वो अपने जगह जो विकास को पहुंचा सकता है। इसलिए शिक्षा जरूरी है। इसलिए एकलव्य मॉडल रेसिडेंशियल स्कूल खोलने का काम किया और आज वहाँ भी स्कूल खुल रहा है और उससे पढ़ करके वहाँ के लोग शिक्षित होकर के आगे बढ़ेंगे, ऐसा दिखाई दे रहा है। निश्चित रूप से आप जानते हैं कि 1927 में फॉरेस्ट एक्ट बना था, जो अंग्रेज हुकूमत था उस समय। बाद में जो है ये जो है 60 में भी कुछ थोड़ा आंशिक संशोधन किया था। इसके बाद में फॉरेस्ट राइट एक्ट जो प्रोविजंस थे उसमें 1980 में भी नेशनलाइज किया फॉरेस्ट को। उस समय भी कुछ प्रोविजंस किए गए थे, लेकिन मैं बताना चाहता हूं कि उन दिनों में वनोत्पाद जो लघु वन उपज है, इसके माध्यम से भी वहाँ के लोग अपनी जीविका को आगे बढ़ाते थे। इससे भी जब इस प्रकार से प्रोविजन हुए तो वंचित हो गए और अपने ज़रूरतमंद की चीज़ों को भी वो जंगल से ला नहीं पाते थे, क्योंकि उसमें फॉरेस्ट विलेज, प्रोटेक्टेड एरिया विलेज, फिर जो है रिजर्व फॉरेस्ट, ऐसा करके ऐसा कैटेगराइज कर दिया था जिससे कि गांव के लोग जो है वहाँ के सूखे पत्ते को भी नहीं ला पाता था, जिसके कारण वो लोग जो है अपने जीविकोपार्जन जो पारंपरिक रूप से जो है वनोत्पाद से करते थे, वन उपज से करते थे, इससे वंचित हो गए। लेकिन 2006 में भी फॉरेस्ट के लिए थोड़ा संशोधन हुआ, उसमें फॉरेस्ट राइट एक्ट किया गया। उसी समय जो है कम्युनिटी फॉरेस्ट राइट एक्ट का भी प्रोविज़न किया गया, यानी वन भूमि पट्टा देने का। वो तो व्यक्तिगत रूप से था, इसलिए वहाँ वास करने वाले लोगों को जो वर्षों से खेती करते थे उन लोग को वन भूमि पट्टा मिला। लेकिन जो सामुदायिक वनाधिकार का विषय था वो प्रोविजंस जरूर कर दिए गए थे, लेकिन ये ट्राइबल अफेयर्स और ये फॉरेस्ट डिपार्टमेंट के साथ में समन्वय स्थापित नहीं होने के कारण, अलग से जो है प्रोविज़न नहीं होने के कारण, वो मैंने बोला कि रिजर्व फॉरेस्ट है, प्रोटेक्टेड एरिया फॉरेस्ट है, मतलब विलेज फॉरेस्ट है, यहाँ जो अपने गांव का जो है वनग्राम जो समितियाँ होती है उसके माध्यम से उन सारी चीज़ों को जब कलेक्ट करने के लिए, वनोत्पाद को, वन उपज को जब संग्रहित करने के लिए जब जाते थे तो फॉरेस्ट विभाग सीधा अपने पुराने गाइडलाइन के हिसाब से उन लोगों को रोका जाता था, वंचित हो जाते थे
और यह जो है चीज़ें वर्षों तक चलता रहा। लेकिन अभी देश के यशस्वी प्रधानमंत्री जी ने फॉरेस्ट डिपार्टमेंट को, ट्रैवल अफेयर्स मिनिस्ट्री को कहा कि ये दोनों का किस प्रकार से तुलनात्मक एक ऑप्शन हो, जिससे कि वनोत्पाद को हमारे वन ग्राम समिति के माध्यम से वो लोग आगे बढ़ा सकता है, उससे उसको जो है उत्पादित कर सकता है, प्रबंधन कर सकता है, संरक्षण कर सकता है, संवर्धन कर सकता है, साथ साथ विपणन के क्षेत्र में भी आगे बढ़ सकता है। इसलिए ये दोनों डिपार्टमेंट को जॉइंट रेजोल्यूशन बनाने को कहा और पिछले 6 जुलाई को जॉइंट रेजोल्यूशन पास होने के बाद में अब जो है वन ग्राम समिति के लोग अपने गांव के पंचायत के सीमाना के अंदर में जो वनोत्पाद होगा, लघु वन उपज होगा, उस पर जो है सीधा अपने उस कमेटी के माध्यम से, वनधन केंद्र के माध्यम से चीज़ों को वो संकलित करेगा और उसको विपणन तक पहुंचाने का काम करेगा। इस प्रकार से प्रावधान किया गया है। तो जब ऐसे प्रावधान है तो उन दिनों के तुलना में आज हम कह सकते हैं कि देश के जनजातीय इन सारे विषयों को लेकर के निश्चित रूप से अपनी जो है उन्नति, प्रगति, समृद्धि की ओर बढ़ेगा, ऐसा दिखाई दे रहा है। तीसरा सवाल, सुदूरवर्ती इलाकों में जहां जनजातीय समाज के लोग रहते हैं वहां न तो संचार की व्यवस्था है और न ही आवागमन का सुगम रास्ता, विकास भी उन तक नहीं पहुंचा है, शिक्षा से भी वे वंचित हैं और कुछ इलाके तो ऐसे हैं जहां बिजली भी नहीं पहुंची है। ऐसे में वे देश की मुख्य धारा से कैसे जुड़ पाएंगे? देखिए, मुख्य धारा 2 प्रकार की होती है। एक तो मुख्य धारा होता है कि जनजाति जो कहलाने के लिए वो जो है चिन्हित हुए हैं, परिभाषित हुए हैं, तो अपनी जो है आस्था, विश्वास, संस्कृति, परंपरा, अस्तित्व और जो है कई रूढ़िवादी जो परंपराएं हैं, वो उनका मुख्य धारा है और उस मुख्य धारा से तो पहले से जुड़े हैं, इसलिए जुड़े नहीं हैं ऐसा नहीं हो सकता है। लेकिन उस पर भी अतिक्रमण हो रहा है। फिर मैं दूसरे पार्ट में जाऊंगा। अतिक्रमण हो रहा है कैसे कि धर्मांतरण बहुत तेजी से हो रहा है और ये जो है मुख्य धारा से ये अलग हो रहे हैं। इसलिए जनजाति को आप कहीं भी जाइएगा, कहीं भी उनके जो सभाएं होती है, कहीं भी वो अपने को जो जनजाति कहलाने का जो परिभाषा देते हैं, उसमें ये कहते हैं कि हम प्रकृति पूजक हैं। प्रकृति पूजक इसलिए कहते हैं कि प्रारंभ से, पुरखों के समय से ही प्रकृति ने जिस प्रकार से उनका नियम है, जिस प्रकार से उनका घूर्णन है, जिस प्रकार से उनकी पद्धति है, उसके अनुसार से इन लोगों ने प्रकृति के नज़दीक में रह करके उसको फॉलो करने का काम किया है। इसलिए उसी को वो भगवान भी मानते हैं, उसी को जीविकोपार्जन का साधन भी मानते हैं, उसी के अनुसार वो चलते भी हैं। इसलिए जो है आप देखते होंगे कि पूजा पाठ भी करते होंगे तो राइट टू लेफ्ट ही चलते हैं। अगर वो प्रणाम करने का भी भीड़ में उनका अगर नियम है तो राइट टू लेफ्ट ही होता है, और वो हल भी चलाते हैं तो राइट टू लेफ्ट ही घूमते हैं। इस प्रकार से जैसे आप उदाहरण के लिए अगर आप मानने के लिए बोलेंगे तो कोई भी पौधा जो है, जो लत्तर वाला है, वो भी उसका जो प्रकृति है वो भी राइट टू लेफ्ट ही घूमता है, तो उसी को वो अनुपालन करता है। सूर्य भी घूमता है तो राइट टू लेफ्ट ही घूमता है, यानी एंटी क्लॉक राउंड ही करता है। तो ये उनकी आस्था है, उनका विश्वास है, उनका मुख्य धारा है। तो इसको भी लोग अतिक्रमण कर रहा है धर्म परिवर्तन करके। और आज तो ताज़ा उदाहरण हम दे सकते हैं। आप झारखंड के परिप्रेक्ष्य में अगर आप मानते हैं तो पिछले दिनों 11 नवंबर को एक जनजातियों को भ्रमित करने के लिए जनजाति कोड, सरना आदिवासी कोड जो संकल्प विधानसभा में पारित किया है, उसको किसने मुख्यमंत्री को प्रेशराइज किया? तो वहाँ धर्म परिवर्तन करने वाले जो है ईसाई मिशनरी के जो है बिशप फादर टाइप के लोग ने कहा, मुख्यमंत्री को पत्र भी लिखा, कहा
कि आदिवासियों के लिए सरना कोड होना चाहिए, जब वो खुद सरना नहीं है। वो जो है ईसाई है, ईसाई धर्म को मानता है, लेकिन उन्होंने कहा कि सरना कोड होना चाहिए, ऐसा मुख्यमंत्री को प्रेशर दिया और वो 11 नवंबर को उन्होंने संकल्प पारित करके भेजा। तो आप देखते होंगे कि किस प्रकार से षड्यंत्र है कि वो जो है सरना के बारे में चिंतित है, जबकि खुद वो सरना नहीं है। वो किन कारणों से सरना कोड मांगने बोल रहा है। अब ये पारित होकर के चला गया, तो अभी आप देश भर में हो रहा है, लेकिन झारखंड में ज़्यादा हो रहा है धर्म परिवर्तन। अभी जो है बहुत तेज़ी से धर्म परिवर्तन कर रहा है। तो वो धर्म परिवर्तन करने वाला व्यक्ति धर्म कोड मांगने के लिए प्रेशर कर रहा है। तो ये कितना बड़ा षड्यंत्र है, कितना बड़ा ये मतलब ये योजना उनका है कि ये जनजातियों को गुमराह में रख करके, सरकार को भी गुमराह में रख करके धर्म परिवर्तन करने का काम कर रहा है। मैंने फिर एक सवाल किया। आप बार बार कह रहे हैं कि बड़े पैमाने पर जबरिया धर्मांतरण कराने का खेल चल रहा है। इसे रोकने के लिए आप क्या रणनीति अपनाएंगे? इससे कैसे निपटेंगे? क्या आपने कोई योजना बनाई है? निश्चित रूप से हम जो है अपने समाज के बीच में जा कर के स्पष्ट रूप से हम लोगों को समझाने का काम कर रहे हैं। कई ऐसे जो समाज सेवी संस्थाएं हैं, चाहे तो वनवासी कल्याण आश्रम हो, चाहे तो कई सरना समाज के जो समाज के बारे में सोचने वाले जो सामाजिक संगठन है, इन लोगों ने भी जा कर के समझा रहा है। कई लोगों को तो घर वापसी भी कर रहे हैं। पिछली सरकार जब थी उस समय धर्म परिवर्तन निषेध विधेयक भी लाया था, लेकिन इसको भी धत्ता बताते हुए वर्तमान सरकार ने उन लोगों को प्रोटेक्शन ही दे रहा है, ऐसा माना जा सकता है, जिसके कारण जो है आज बहुत ज़्यादा धर्मांतरित हो रही है और मुख्य धारा से तोड़ दे रहा है। कि जिस प्रकार से आज आप देखते होंगे कि कैसे ये लोग जो है मुख्य धारा से तोड़ने और हटाने का काम करता है। झारखंड 5th शेड्यूल स्टेट है। झारखंड में जनजाति मुख्यमंत्री है और जनजातियों के हित के लिए जो विचार होने चाहिए, जो योजना होना चाहिए, जो बजट होने चाहिए, उन सारे चीज़ों से हट करके यह जो है वहाँ का विधानसभा अभी चल रहा है। वहाँ के विधानसभा में मुख्यमंत्री और विधानसभा अध्यक्ष ये दोनों ने ये मुसलमानों के लिए उस विधानसभा के अंदर जो है नमाज पढ़ने के लिए कक्ष का आवंटन करता है। तो इस प्रकार से चीज़ों से यह लगता है कि झारखंड के अंदर यह जो सरकार है यह भी आदिवासियों के ऊपर खेल कर रही है और उनको जो है गुमराह कर रही है और ये जो उनके मुख्य धारा से हटाने का काम कर रहा है। आज देखते होंगे कि झारखंड के अंदर संथाल परगना के क्षेत्र में चले जाइए, चाहे तो दक्षिणी छोटानागपुर के कई जिलों में आप चले जाइए कि जनजातीय जो बालाएं हैं, जो बहनें हैं, उसको जो है मुस्लिम लोगों ने किस प्रकार से प्रलोभन और भय दिखा करके जब शादी कर लेते हैं और उनके ज़मीन को, वहाँ CNT एक्ट है इसलिए उनके नाम से ज़मीन को हजार एकड़ जो है वो किस प्रकार से जो है हस्तांतरित करते हुए अपने नाम पर कर रहा है और वहाँ के लोगों को, जनजातियों को कमज़ोर करने का काम कर रहा है। तो ये बहुत बड़ी षड्यंत्र है। निश्चित रूप से इसके खिलाफ में हम लोगों ने ये कहा है कि इस प्रकार का नहीं चलेगा, तुष्टीकरण सेकुलरवादी नहीं चलेगा, इसलिए ये सब चीज़ों को वापस लेना चाहिए। यह भी हमारे जनजाति समाज के बीच से अब बातें आने लगी है। दूसरा मुख्य धारा का विषय है विकास। तो विकास के क्षेत्र में भी आज जो है जनजाति समुदाय निश्चित रूप से अब अपने को अब आगे कैसे बढ़ा सकते हैं इस कंपटीशन युग में, इसलिए वो स्वयं को देख करके, चाहे कृषि के क्षेत्र में हम कैसे आगे बढ़ सकते हैं, आधुनिक कृषि का किस प्रकार से जो है योजना है, उसको भी उन लोगों ने अपना अंगीकार करते हुए नए कृषि जो
नियम है, उपकरण है या तो वैज्ञानिक पद्धति है। अभी देश भर में जो है कृषि के क्षेत्र के लिए जो है कृषि विज्ञान केंद्र है, वहाँ के लोगों के साथ मिल कर के नए तरीके से जो कैसे फसल उत्पादन कर सकते हैं, इस दृष्टि से फसल कृषि के क्षेत्र में आगे बढ़ने का काम कर रहा है। शिक्षा के क्षेत्र में भी आप झारखंड के संदर्भ में कहा जाए तो पिछले दिनों में इतना बहुत ज़्यादा वहाँ के स्थानीय लोगों का जो रोज़गार नहीं हो पाता था, सरकारी जो सर्विसेज में नौकरियां में नहीं आ पाते थे, आज वहाँ के युवक युवतियाँ जो है ये शिक्षित होकर के वो जो है वहाँ के सर्विसेज में भी अच्छा भागीदारी निभा रहा है। उसी प्रकार से चाहे कई जो विकास के काम हो उसमें ये आगे बढ़ने का काम कर रहा है। लेकिन सब मैंने इसलिए कहा कि पिछले दिनों की सरकार केंद्र सरकार के साथ समन्वय स्थापित करते हुए चीज़ों को आगे बढ़ा रहा था। किसानों के लिए जो योजनाएं बनाई गई थी, महिलाओं के लिए जो योजनाएं बनाई गई थी, इन सारी चीज़ों को वर्तमान सरकार ने स्थगित कर दिया गया है। इसलिए जो विकास के रास्ते पर मुख्य की धारा पर जो है वहाँ के जनजाति जो आगे बढ़ रहा था, आदिवासी विकास परिषद जो बनाया गया था विकास के लिए, टाना भक्तों के लिए जो विकास की योजना बनाई गई थी, सारे चीज़ों को जो है जिस तरह से ट्रैक से आगे बढ़ रहा था उसको सबको रोक दिया गया है, जिसके कारण जो है अभी मुख्य धारा में आने में थोड़ा सा रुकावट हो गया है। निश्चित रूप से मैं कहना चाहूँगा कि ये झारखंड की जो सरकार वर्तमान सरकार है, ये जनजातियों के हित के लिए काम नहीं कर रही है, नहीं सोच रही है, जिसके कारण यह परिस्थिति वर्तमान में उत्पन्न हो गई है। और दूसरी बात यह है कि जनजातियों के नाम से उन्होंने जनजाति जो आदिवासी जो सेंटिमेंटल के नाम से सरकार स्थापित कर दिया, लेकिन सरकार बनते के साथ आदिवासियों पर बहुत सारे अत्याचार हो रहे हैं। आप चाईबासा के बूरी बूली केरा के नाम को आप जानते होंगे, वहाँ कांड को जानते होंगे, किस प्रकार से खुल्ला आदिवासियों को सिर काट करके हत्याएं कर दी जाती है। आज तक उनको कोई भी मतलब वहाँ के परिवारों को कोई भी सहायता नहीं मिल पा रहा है, और अपराधी जो है अभी भी जो है उसी मनोबल के साथ आगे बढ़ रहे हैं। और तो और झारखंड के जो जितने जो जनजाति बहनों पर किस प्रकार से जो है अत्याचार हो रहा है, दुष्कर्म हो रहा है, हत्याएं हो रहा है, अपराधीकरण बढ़ रहा है, उग्रवादी बढ़ रहा है, और इससे ज़्यादा प्रभावित हमारे जनजाति लोग ही, आदिवासी लोग ही। सबसे ताज़ा मामला रूपा तिर्की जो है आप चाईबासा आप जो है साहेबगंज की घटना को आप देखेंगे तो रूपा तिर्की का जो घटना हुआ, किस प्रकार से होनहार बेटी जो है वहाँ ठीक ढंग से जो है नियमों के आधार पर चले, प्रशासन ठीक हो, लॉ एंड ऑर्डर ठीक हो, इसके लिए वो जो सशक्त होकर के काम कर रही थी। लेकिन वहाँ जो है सरकार चलाने वाले जो लोग हैं उन्हीं के जो है गुर्गे हैं, उन्हीं के दलाल हैं, उन्हीं के जो एजेंट है, वैसे लोग वहाँ जो है जंगलों में जो है पहाड़ों में जिस प्रकार से जो है खनन का कार्य हो रहा है, इलीगल खनन हो रहा है, इलीगल ट्रांसपोर्ट हो रहा है, उसी चीज़ों को रोकने का काम कर रही थी। तो उसको जो है किस प्रकार से जो है थ्रेटनिंग दिया गया, थ्रेटनिंग देने के बाद में जिसको षड्यंत्र के तहत उसकी हत्या कर दी गई, और हत्या को आत्महत्या का रूप देने का काम कर रहा था। लेकिन सच्चाई कभी छुपता नहीं है। वह आदिवासी समुदाय के लोग पूरा इसका मांग करते रहे, कई राजनीतिक संगठन के लोग भी करते रहे, भारतीय जनता पार्टी इसमें बराबर उठाती रही कि इसका सीबीआई जांच हो, सीबीआई जांच हो। अंतोगत्वा हाईकोर्ट ने इसको ऑर्डर किया कि सीबीआई जांच हो। तो ये जो है वर्तमान सरकार झारखंड के आदिवासियों के लिए बिल्कुल ही नकारात्मक रवैया अपनाया हुआ है, और वहाँ के जनजाति आज मुख्य धारा से जुड़ने में वंचित होते जा रहे हैं। जो मुख्य धारा की ओर मुखातिब हुए थे अभी जो है रुका हुआ है। ये परिस्थितियाँ भी झारखंड के अंदर दिखाई दे रहा है। मैंने फिर एक सवाल किया। झारखंड उच्च न्यायालय ने हाल ही में ये टिप्पणी की थी कि आदिवासियों की अब ये स्थिति हो गई है कि वे लकड़ी बेचकर अपना पेट पाल रहे हैं और राज्य सरकार के बीडीओ सीईओ चैन फरमा रहे हैं। इस पर आप क्या कहेंगे? मैंने पहले भी कहा कि जनजातियों को का जो जीविकों का आधार है, जीविकोपार्जन का आधार है, जल जंगल जमीन से ही रहा है। लेकिन
जंगल में रहने के बाद भी वो जंगल का जितना संरक्षण और संवर्धन करता था, करता है, उतना दूसरे लोग नहीं करते। वो जो है लकड़ी भी अगर बेचता है, लकड़ी भी लाता है, तो अनुपयोगी जो पेड़ होते हैं उसी को वो लाता है। लेकिन आज यह इस विकास के दौर पर अब उसकी वही अवस्था नहीं होनी चाहिए। हमारे इस समय जो है पेंडेमिक आवर है, आप देखते होंगे कि देश के यशस्वी प्रधानमंत्री जी ने इस विषम परिस्थिति में, संकट के समय में कहा कि भूख से किसी को मरने नहीं देंगे, और चाहे जंगल के अंदर हो, चाहे तो बाकी जगह हो, जो ज़रूरतमंद के लोग हों, यानी देश भर में 80 लाख परिवार को वो जो है मुफ्त में 5 किलो चावल दे रहे हैं। यानी जितने परिवार के सदस्य हैं उनको 5 किलो दे रहे हैं। निश्चित रूप से माह भर में वो उसकी जीवन चल सकती है, भोजन उसका चल सकता है। लेकिन ये झारखंड की सरकार इन सारे चीज़ों को ठीक ढंग से इम्प्लीमेंट नहीं कर रहा है, सिस्टम नहीं ठीक किया गया है, इसलिए मजबूर होकर के कभी कभी लोग जंगल से लकड़ी बेच करके भी अपनी जीवन यापन गुजारा चलाना पड़ रहा है। आप वैक्सीनेशन की जहाँ तक बात हो, उसमें भी जो है गांव में रहने वाले लोगों को सरकार के जो है घटक दल के कुछ लोग हैं, वही लोग के कुछ चमचे हैं, उन्हीं लोगों के कुछ एजेंसियां हैं, उनके माध्यम से या भड़काने का, भ्रमित करने का काम कर रहा है और वैक्सीनेशन भी नहीं लेने दे रहा है। जिसके चलते आप पिछले दिनों देखे होंगे कि जो झारखंड के अंदर जो वैक्सीन जो गया था उसमें से नियर अबाउट 37 पॉइंट कुछ वैक्सीनेशन जो वेस्टेज हो गए। तो ये हम कह सकते हैं कि ये सिस्टम नहीं है, इसकी दृढ़ इच्छा शक्ति नहीं है। वहाँ जनजाति बहुल क्षेत्र है, बाकी शहर के लोग तो वैक्सीन ले रहे हैं, लेकिन गांव के लिए जो वैक्सीन देने का जो सिस्टम होना चाहिए नहीं कर रहा है। तो गांव में जनजाति ज़्यादा रहते हैं, यानी जनजातियों को ही वो मारने का उपाय लगा दी है, ऐसा लगता है। उसके हित के लिए कुछ नहीं कर रहा है, यानी जनजाति को मतलब केवल और केवल उपयोगी समझता है, वोट बैंक ही केवल समझता है। उसके जो है जीवन यापन के लिए, उनके स्वास्थ्य के लिए, उनके शिक्षा के लिए, उनकी प्रगति के लिए यह झारखंड सरकार कोई भी विचार नहीं कर रही, कोई भी योजना नहीं कर रही है। मैं गुमला जिला के बिशुनपुर गांव से निकल करके आज यहाँ तक पहुँचा हूँ। आज भी गुमला जिला जो है आकांक्षी जिला के अंदर आता है। गुमला एक सुदूरवर्ती इलाका है और उसमें भी बिशुनपुर चारों तरफ से जंगल पहाड़ से घिरा हुआ एक गांव है। वहाँ शिक्षा, स्वास्थ्य या बाकी जो विकास की बुनियादियाँ हैं, उन सारे चीज़ों से अभावग्रस्त रहा था। और इन सारे चीज़ों को तो मैंने बहुत ही नज़दीक से देखा। और मैं मूलतः एक कृषक परिवार से हूँ। मैं खेत खलियान के माटी से ही निकला हुआ एक व्यक्ति हूँ। लेकिन समय समय पर, चूँकि क्या है कि समय परिवर्तनशील है, समय जब परिवर्तित होता है तो कई परिस्थितियाँ उत्पन्न होती है और परिस्थितियाँ भी कई चीज़ों को अवसर में बदलती है। यानी अभी हमारे प्रधानमंत्री जी कहते हैं आपदा को अवसर में बदल करके आगे बढ़ना। कमोवेश इसी प्रकार से मेरे साथ भी है कि चीज़ों को मैंने देखा, परिस्थितियों को मैंने देखा, परखा, और अवसर मिला मुझे उस जंगल के गांव से एक रांची जैसे एक नगर में आकर के अध्ययन करने का, पढ़ाई करने का। जब मैट्रिक पास करने के बाद मैं रांची में आया तो यहाँ अध्ययन करते करते इसी बीच में चुनाव आता था।
प्रयागलाल के अंदर में जो है चुनावों का रुझान दिखाया जाता था और मैं आदिवासी हॉस्टल में मैं रहता था। आजसू झारखंड मुक्ति मोर्चा का बहुत ही पीक आवर पर आंदोलन चलता था। मैं पढ़ाई करना चाहता था लेकिन मैं उससे बाधित हो जाता था। बार बार मैं कोशिश करता था कि मैं पढ़ाई करूं, चूँकि मैं बहुत गरीब परिवार से बिलोंग करता हूं, इसलिए हमारे पिताजी बार बार बोलते थे कि चपरासी का भी नौकरी हो लेकिन नौकरी करके परिवार का स्थिति को सुधार करना चाहिए। इसलिए मैं कोशिश करता था कि मैं थोड़ा ठीक ढंग से पढ़ पाऊँ और पढ़ करके छोटी मोटी रोजगार हो जाए तो अच्छा रहे। लेकिन ये राजनीतिक जो हलचल के कारण, गतिविधि के कारण मैं बहुत ही बाधित होता रहता था और कभी कभी उन लोगों ने हम लोगों को दबाव में कहीं कहीं ले जाते थे, चला भी जाता था। एक बार की घटना है कि लोहरदगा के बॉक्साइड माइंस में जब कार्यक्रम के नाम से लोगों ने चंदा लेने के लिए गया, संयोग से मुझे भी साथ में लेके गया था। वहाँ के जो माइंस के जो भी मैनेजर होंगे, बाकी चीज़ें होंगे, मुझे उस समय का बहुत ये कौन पद पर कौन है ये मालूम नहीं, लेकिन गया था मैं। उन लोगों ने कहा कि 20 युवकों को आप दीजिए, मैं माइंस में नौकरी लगा दूंगा, आपके जो कुछ युवक होंगे, इसलिए आप चंदा के बदले अगर इन लोगों को रोजगार युक्त कर दीजिएगा, हम कर देंगे तो अच्छा रहेगा। लेकिन उन लोगों ने नहीं माना। मैं तो सोचा कि मन ही मन शायद ये हाँ हो जाएगा तो हमारा इसमें एक रोजगार मिल जाएगा, इसलिए मैं खुश हो रहा था। लेकिन लोगों ने नहीं माना और उनसे पैसा ही लिया। उस दिन से मुझे लगा कि नहीं, ये बहुत गलत राजनीति है, ये सकारात्मक राजनीति नहीं है। जो लोग मेरे साथ गए थे उन लोगों को मैंने जब वहाँ से बाहर निकलने लगा तो मैंने कहा कि आप लोगों से पहले मैं विधायक बना के दिखाऊंगा। उस समय से मन में एक इच्छा हुई कि राजनीति के क्षेत्र में आना चाहिए। संयोग ऐसा हुआ, अवसर मिला और मैं 2005 में सिसई विधानसभा से एमएलए हुआ। जब एमएलए हो गया, उस समय मोटा मोटी छात्र जीवन ही रहा था। जब एमएलए हो गया तो मुझे लगा कि अब मैं राजनीति के क्षेत्र में आ गया हूँ, तो मुझे पूर्ण मनोयोग के साथ राजनीति के कार्यों में और उससे मिले दायित्वों को निभाना चाहिए। तो मैं ईमानदारी से संगठनात्मक कार्यों में मैं लग गया और करते करते संगठन के कई दायित्व मिले, प्रदेश स्तर के मिले। मैं युवा मोर्चा का 2 बार प्रदेश महामंत्री रहा, एसटी मोर्चा का 2 बार प्रदेश के अध्यक्ष रहा, प्रदेश के मुख्य पार्टी का उपाध्यक्ष रहा, प्रदेश का महामंत्री भी मैंने रहा और अभी 2020 में हमें एसटी मोर्चा का राष्ट्रीय अध्यक्ष का दायित्व मिला। और निश्चित रूप से आज भी अभी भी मैं पूरी ईमानदारी के साथ मैं पार्टी के काम करने पर विश्वास करता हूं। जो भी दायित्व है उस दायित्व को ठीक ढंग से करें, जिससे कि आज यहाँ भारत में भारतीय जनता पार्टी की सरकार है, देश के यशस्वी प्रधानमंत्री आदरणीय नरेंद्र भाई मोदी जी जिस प्रकार से मेहनत करके दुनिया के सामने भारत का सम्मान को बढ़ाया है और बदलता भारत, बढ़ता भारत, आत्मनिर्भर भारत की जो उनकी कल्पना है, उसमें हम आंशिक रूप से कैसे सहयोगी हो सकते हैं, इस भाव के साथ हम काम करना चाहते हैं और काम कर रहे हैं। आजाद सिपाही के विशेष में अभी इतना ही। आप हमारे इस YouTube चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। आप हमारे Facebook पेज को भी जरूर लाइक करें। धन्यवाद।